So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So today is 18th of October. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जिसको हम DPSPs भी कहते हैं। क्या कहते हैं? DPSPs भी कहते हैं, DPSPs भी कहते हैं। सो ये वाला जो सेशन रहेगा वो हमारा MCQ बेस्ड सेशन रहेगा, और MCQ बेस्ड सेशन में जितने भी MCQs होंगे उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोस लेक्चर जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल पे हमने बना के अपलोड कर दिए हैं, वो भी जाके आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो आज का जो टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे रहेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट। कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो टर्म स्टेट को डिफाइन करता है DPSPs में? तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे आर्टिकल 36, ऑप्शन बी आर्टिकल 37, ऑप्शन सी आर्टिकल 38 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 39। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 36 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रहेगा वो डिफाइन करता है स्टेट को। अगर मैं DPSPs की बात करूं, अगर मैं DPSPs की बात करूं तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आते हैं। याद रखें किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है क्योंकि ये डिफाइन किया गया है आपके सिलेबस में जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में, तो इसको पर्टिकुलर किया हुआ है। ये जो है टॉपिक आपका जो DPSP है वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ, तो इसमें से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो ये किस में आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर इनोमिनेटेड इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहाँ से आता है? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो सारे हैं ये सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे DPSPs में आते हैं। सो इतना सफिशिएंट है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन, इंडियन पॉलिटिक्स पे रहेगा। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। कौन सा इनमें से एक ऐसा आर्टिकल है ऑप्शन में से जो क्या करता है? डील्स विद द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए आर्टिकल 37, ऑप्शन बी आर्टिकल 38, ऑप्शन सी आर्टिकल 39 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 40। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप खुद भी जो है वो आंसर देने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 38। अब जितने भी व्यूवर्स हैं वो जाके जो हमारा लाइव चैट सेक्शन होता है उसमें भी वो अपने आंसर दे के अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि वो DPSPs में जितने भी हमारे DPSPs हैं उसमें उनकी कितनी पकड़ है, वो टॉपिक आपको कितना अच्छे से आता है। आप वहाँ भी जाके उसका आंसर देंगे और लास्ट पे आप क्या करेंगे, आपके ये जितने भी क्वेश्चन होंगे आप मुझे वो अपना जो है स्कोर वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। विच आर्टिकल इम्फिसाइज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये एक टर्म है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो ये किस आर्टिकल में DPSPs में जो है वो डिफाइन किया गया है? सो आर्टिकल 39 रहेगा, आर्टिकल 39A,
ऑप्शन सी आर्टिकल 40 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 41। सो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है वो दैट इज योर ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 39A में जो है वो मेंशन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच आर्टिकल प्रिटेन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, विलेज की पंचायत किस तरह ऑर्गेनाइज की जाती है, कैसे उसके वो प्रोसीजर्स होते हैं, वो क्या सारी चीज़ें हैं, वो किस आर्टिकल में आती हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर डीपीएस में से क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछेंगे जी बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत किस आर्टिकल में आती है, तो आपको बताना पड़ेगा। क्या वो रहेगा आर्टिकल 40, आर्टिकल बी 41, ऑप्शन सी 42 एंड ऑप्शन डी 43। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 40 इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा डीपीएसपी में। और अगर मैं एक और साथ में आपके साथ बात करूं, हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, हमारे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, याद रखें कौन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे, इन्होंने ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डीपीएसपीज हैं, इनको क्या कहा है, नॉवल फीचर। याद रखें इनको क्या कहा है, नॉवल फीचर्स। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच आर्टिकल फोकसेस ऑन द राइट टू वर्क। कौन सा आर्टिकल है जो इन चीज़ों पे फोकस करता है कि राइट टू वर्क की बात हो जहाँ पे, उसके बाद राइट टू वर्क हो गया, उसके बाद हमारा राइट टू एजुकेशन हो गया एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो ये किसके ऊपर ये बताया गया है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये आर्टिकल 41 में डील करता है, ऑप्शन बी 42 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 43 में एंड ऑप्शन डी 44 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, दैट इज डील विद द ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 41। ये आर्टिकल 41 इसमें डील करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्योंकि इंडियन पोलिटी जो है, इंडियन पोलिटी उन्होंने ये जो टॉपिक है ना, ये उन्होंने बीच में मेंशन किया डीपीएसपी में। पूछ सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं तक ही रखेंगे। और अगर इन फीचर्स जो डीपीएसपी में फीचर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल, याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये जो डीपीएसपीज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन होता है इसका। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं उनमें ये डील करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच आर्टिकल डील विद द प्रोविजन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ जस्ट ह्यूमन कंडीशन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो ये किस में आएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो आर्टिकल रहेंगे 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 45। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 42। जो आर्टिकल 42 है, सो दैट डील्स विद द प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी लीव। अब आर्टिकल 44 भी हमारे पास है, तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको यूसीसी भी कहते हैं। वैसे तो नहीं मेंशन किया गया, तो ये इसके साथ डील करते हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी बाकी फ्रेंड्स हैं उनके भी साथ शेयर करें जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच आर्टिकल प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज।
कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो प्रमोट करता है जो वर्कर की पार्टिसिपेशन होती है, जितने भी वर्कर्स होते हैं, यूनियन वर्कर्स जो होते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन रहती है इंडस्ट्रियल के मैनेजमेंट काम में। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे आर्टिकल 43A, ऑप्शन बी 43B, ऑप्शन सी 44 एंड ऑप्शन डी 45। 44 तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड था, तो इसको हम पहले काट सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का भी आंसर ए रहेगा, दैट इज आर्टिकल 43A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रमोशन दैट डील आर्टिकल प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। विच आर्टिकल फोकसेस ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज? कौन सा एक आर्टिकल है जो हमारा प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ डील करता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्योंकि बड़े आराम से तहम्मुल से पढ़ना पड़ेगा, पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। यही क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करके पूछेंगे एग्जामिनर, या आर्टिकल पूछ लेंगे, नीचे पूछेंगे सपोज कोई भी आर्टिकल बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड सपोज, तो आपको आर्टिकल 44 ऊपर लिख लेंगे, आर्टिकल 44 डील विद, नीचे यूनिफॉर्म सिविल कोड लिख देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, फोकस करता है आर द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। विच आर्टिकल पर्टेन द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? तो ये किस आर्टिकल में डील करता है कि जो जुडिशरी है वो क्या है, सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से अलग है, जुडिशरी जो है वो इससे अलग है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, ऑप्शन डी आर्टिकल 50। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 इसका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी आपका आंसर है कि जो न्याय है पालिका वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन है, अलग है, ये आर्टिकल उसमें डील करता है। अब एक आर्टिकल आता है, ये तो 50 हो गया, एक आता है आर्टिकल 51। तो 51 किसके साथ डील करता है? प्रमोशन किसके साथ करता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिंग, ये इसके साथ डील करता है। ये भी पूछ सकते हैं, अब माइंड में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहेगा, विच अमेंडमेंट एडिड आर्टिकल 48A? एक आर्टिकल है हमारे पास 48A टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किस संशोधन के द्वारा जो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में लिया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, 42nd अमेंडमेंट है, 44 अमेंडमेंट है, 86 अमेंडमेंट है, या ऑप्शन डी 97 अमेंडमेंट है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के संशोधन से जो आर्टिकल 48A है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आर्टिकल 48A है क्या। यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप मुझे लाइव चैट में ये भी बताएंगे कि आपके 10 आउट ऑफ 10 में से कितने आए, ये भी मुझे आप सब बताएंगे या कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑर्गेनाइजेशन एम, कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दैट एम टू ब्रिंग सोशल इकोनॉमिक इक्विटी एंड जस्टिस थ्रू इट्स 5-year प्लान? जो सोशल समाजी हो, इकोनॉमिक इक्विटी हो या फिर जस्टिस न्याय वाली जो प्रणाली हो, वो इन 5 साला जो होते हैं, 5 वर्षीय प्लान जो होते हैं उनमें ऑर्गेनाइज करता है। तो उनमें आपके पास ऑप्शन है, क्या वो प्लानिंग कमीशन एम करता है, नीति आयोग करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ये वाला ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ये करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन रहेगा इसका आंसर। अगर क्वेश्चन की बेस पे देखें तो इसमें थोड़ी वेरिएशन भी, कभी नीति आयोग भी आ जाता है क्योंकि ये जो है ये चेंज होके आए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12। विच मेजर्स वर इंट्रोड्यूस टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज सेक्शन इन इंडिया? कौन सा एक ऐसा मेजर है, तरीका है जिससे जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है इंडिया उसको हेल्प की जाती है, मदद की जाती है? कौन कौन से मतलब एक्ट हैं? या एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पोर, क्या ये है? हाँ बिल्कुल ये है, हो सकता है इसी से तो जो अनप्रिविलेज, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनसे मदद की जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी इसमें है। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसके बीच आंसर रहेगा। अब बीच में मैं क्या करता हूँ, कभी कभी जो हमारी कम्युनिटीज पोस्ट होती हैं वहाँ पे भी मैं क्वेश्चन आंसर डालता हूँ। आप वहाँ भी जाके वो क्वेश्चन आंसर को चेकआउट करें। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी कम्युनिटीज पोस्ट में भी आती हैं। अभी लास्ट देखें, रिसेंटली कल या परसों की बात है, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अनवील्ड करा है, अनवील्ड करी है जो है अनफोल्ड ब्लाइंड, जो हमारी जो स्टैच्यू होता है ना, स्टैच्यू ऑफ, जो पहले जो वहाँ पे वो स्टैच्यू रखा था उसके ऊपर ब्लाइंड फोल्ड डाला था, एक पट्टी डाली थी। अब उन्होंने वो जो पट्टी थी आंखों से वो हटा दी है, तो वो अनवील्ड स्टैच्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी जो है वो क्या किया है, अनवील्ड किया कि अब जो कानून है वो अंधा नहीं है, उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। आल्दो ये पहले भी, अब किस वजह से ये उतारी है, वो क्या साइकोलॉजी उसके पीछे है, क्या है, वो एक अलग बात है। तो ये एक नई अनवील्ड करी है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच एक्ट वॉज पास टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीमेन्स इन इंडिया? कौन सा एक ऐसा एक्ट है जो कि पास हुआ है जो कि वीमेन्स के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बोलेंगे उसको, इक्वल रिम्यूरेशंस एक्ट बोलेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बोलेंगे, या ऑप्शन डी राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इक्वल रिम्यूरेशन एक्ट, इसको हम बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर को, वो इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑडियंस रहेगी उतना ज़्यादा हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है अभी पहले, ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है हमने, तो ये इसका ऑप्शन। अब मुझे लाइव चैट में बताएं कि इसका क्या आंसर था। देखें आपकी जो आप एक्टिव कितने हैं, एक्टिव माइंड जो है वो कितने हैं एक्टिव। अभी ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज? मतलब इसकी क्या लिमिटेशन है, कहाँ तक ये महदूद है? तो ऑप्शन ए रहेगा, दे आर लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट। क्या ये लीगली बाइंडेड है? बिल्कुल है। दे आर जस्टिकेबल इन कोर्ट है, बता सकते हैं। द स्टेट हैज़ अ मोरल ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट देम, या ऑप्शन डी, दे कैन बी इजली इन्फोर्स बाय द जुडिशरी तो इनको इजली इन्फोर्स नहीं कर सकती ना, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये मोरल एब्लिगेशंस हमारी होती हैं। द स्टेट हैज़ अ मोरल ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट, मतलब ये स्टेट का एक कर्तव्य होता है कि वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज को जो है इम्प्लीमेंट करें, ताकि स्टेट के या पूरी कंट्री का वेलफेयर हो पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एज पॉयस विश? एक नेक, क्या बोलेंगे, एक साफ सुथरी विश, ख्वाहिश कहते हैं, तो ये किसने कहा था? के.एच. शॉ, टी कृष्णमाचारी, एस संगनाथम, ऑप्शन डी ग्रेविनील ऑगस्टिन। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज टी कृष्णन चारी। इन्होंने ये बोला था कि एक बहुत ही अच्छी विश है, साफ सुथरी पाक विश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू अगस्टिन,
बोथ फंडामेंटल राइट, जिसको हम एफ फॉर फंडामेंटल, और डीपीएसपीज जो हैं ऑफ द स्टेट पॉलिसी और डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? फाउंडेशन है, कंसाइन है, इसेंस है, या बैकबोन है? पहले आप लाइव चैट में आंसर देंगे, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करेंगे। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कंसाइन, कंसाइंस। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और अगर इसकी बात करें ऑफ द स्टेट पॉलिसीज आर द कंसाइन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। फंडामेंटल राइट्स आर डैश इन नेचर। जो फंडामेंटल राइट हैं वो क्या हैं? वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डैश इन नेचर। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो दैट आर पॉजिटिव इन नेचर, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नेगेटिव इन नेचर। पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि इनको हम अप्लीकेबल करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको या हाई कोर्ट इसको इन्फोर्स करवा सकता है। लेकिन ये नेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव का मतलब ये है कि इनको ये ईजिली फोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो एक होती है टर्म हमारे पास क्या, नेगेटिव, और एक होती है पॉजिटिव। तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो क्या हैं? वो पॉजिटिव इन नेचर हैं। वो क्या है? पॉजिटिव इन सॉरी दीज आर, ये गलत हो गया मुझसे, ये ऑप्शन बी रहेगा। ये नेगेटिव इन नेचर है और ये पॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है। सो द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि ये प्रोहिबिट करते हैं किसी भी स्टेट को कि ये काम आप कर सकते हैं। प्रोहिबिट फ्रॉम स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग, मतलब कुछ ऐसे काम है ये जो आप नहीं कर सकते। राइट टू इक्वलिटी अगर है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप इक्वलिटी नहीं कर सकते, तो स्टेट को ये बैन करेगी कि प्रोहिबिट करेगी। आप किसी को भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो सारे अनइक्वल हैं, इक्वलिटी बता सकती है। तो ये पॉजिटिव इन नेचर हैं, क्योंकि दिस रिक्वायर्ड द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग। कुछ चीज़ों को, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कहीं पे लग सकता है, कहीं पे नहीं लग सकता, अब वो हम कर सकते हैं। तो ये जस्टिकेबल नेचर होता है। फंडामेंटल जो होता है वो जस्टिकेबल इन नेचर होता है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है ये नॉन जस्टिकेबल इन नेचर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19। इन द केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच वन रिवील। जो अगर हम फंडामेंटल इसकी बात करें, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन ज़्यादा प्रिवेल करेगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोथ इक्वल वेट या इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक केस, तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं वो ज़्यादा प्रिवेल होते हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये कन्फ्लिक्ट रहता है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके ले सकते हैं, तो डीपीएसपी में थोड़ा सा कम रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20। द मैन्यूवरा मिल केस ऑफ 1980 emphasize the dash between the fundamental right and directive principle of the state policies। ये क्या बताता है? क्या कन्फ्लिक्ट बताता है, सुप्योरिटी बताता है, हार्मनी बताता है, या सेपरेशन बताता है? सो जो मैन्यूवरा मिल केस ऑफ 1980 है, ये क्या बताता है? हार्मनी बताता है। क्या बताता है? हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में बताता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन 20 हो गए हैं, ठीक है ना। अब मुझे लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके 20 आउट ऑफ 20 में से कितने हुए हैं। 10 आउट ऑफ 10 का भी ग्राफ मिल गया, 20 आउट ऑफ 20 का भी मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 21। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन इंडिया ड्राइव फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारे डीपीएसपीज हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो किए हैं। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो लेक्चर है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाके वहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, आयरिश से लिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ, या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ आयरिश। जो हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमने जो डीपीएसपीज हैं वहाँ से बारो किए हुए हैं। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉलिसीज़ हैं, जो डीपीएसपीज हैं, किससे लिए हुए हमने? आयरिश
कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द DPSPs? ये मैंने फर्स्ट टाइम ही बता दिया था, तो ये किस में हैं? तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे DPSPs हैं वो लिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिए। अब मुझे आप बताएंगे जो सिटीजन हैं, सिटीजन के रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो किस पार्ट में आते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द स्कोप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट? क्या रहेंगे स्कोप इसके ऊपर? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जो DPSPs हैं वो फोकस रहते हैं किस पे? सोशो इकोनॉमिक्स कंडीशन के ऊपर, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो फंडामेंटल राइट हैं वो खाली सिविल लाइबिलिटीज़ के ऊपर ही रहते हैं। तो ये इसके ऊपर क्या है, कंपेयर्ड है जो इसका स्कोप है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये खाली जो है सिविल लाइबिलिटीज़ के ऊपर डील करेंगे जो FR होंगे फंडामेंटल राइट्स, और DPSP सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर भी डील करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24। आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन्फोर्स्ड बाय लॉ? क्या हम इनको किसी भी कानून के तहत इनको कर सकते हैं? अभी मैंने बोला था जो DPSPs हैं वो क्या नॉन जस्टिकेबल है, मतलब कोई भी लॉ से इसको नहीं लगा सकते। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज नो, दे आर नॉन जस्टिकेबल। ये नॉन जस्टिकेबल एंड नॉट इन्फोर्स बाय लॉ, और किसी भी लॉ के तहत इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जो हमारे DPSPs हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर, फॉर जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जो कि आपका 2024 या 25 में जब भी होगा डेट्स अनाउंस हो जाएंगी। विच क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल? गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर कौन सी जो है पॉलिसीज वो बेस्ड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर कौन सी बेस्ड है? विच क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल? ये आई थिंक कुछ क्वेश्चन सोशलिस्टिक भी है, ये लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल भी है। इसका ये और ये आंसर आना चाहिए, गांधीयन तो है ही है। इस क्वेश्चन ये थोड़ा क्वेश्चन आई थिंक फ्रेम करने में इसमें थोड़ी सी कुछ एरर आ गया इसमें, ठीक है ना। तो आप भी देखिए, इसको चेकआउट करके जो है इसको हम रख देते हैं पेंडिंग, ठीक है ना। क्योंकि गांधीयन बेस पे कौन कौन से होते हैं, गांधीयन बेस पे भी हैं और भी इंटेलेक्चुअल लाइफ। तो इसका आंसर अगर देखें वैसे तो बी बनता है जिस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 39 की अगर बात करें ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट शैल डायरेक्ट इट पॉलिसीज टूवर्ड सिक्योरिंग, किसको सिक्योर करने के लिए? ऑप्शन ए रहेगा राइट टू एजुकेशन फॉर सिटीजन, बिल्कुल ये भी ठीक है। ऑप्शन बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन, मतलब जितना काम लड़की करेगी जितना काम लड़का करेगा सबको इक्वल पे मिलेगी। ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर, मतलब प्रोटेक्शन भी चाहिए हेल्थ वर्कर की और हेल्थ भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत अंडर अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट? इजी क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 40, 41, 42, 43। सो इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 28। द स्टेट शैल इंडीवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज जहाँ भी आपको दिखेगी ऑन एन इंडिविजुअल और अ कोऑपरेटिव बेस इन अ रूरल एरिया सेटल इन, तो आपने कौन सा वहाँ पे आर्टिकल जो है वो मेंशन करना है, 42, 43, 43A, 44। तो ये रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 43 इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द स्टेट शैल प्रमोट एवरी मोनूमेंट और द प्लेस ऑफ द आर्टिस्टिक और होलिस्टिक इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू। अब मोनूमेंट की बात आई है तो मोनूमेंट किस में आएंगे, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट किस में आएंगे? तो आर्टिकल 49 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मेंशन है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 30। विच कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड टू द पोर अंडर DPSPs? ठीक है ना, विच प्रोविजन, विच कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस, कौन सा एक ऐसा संशोधन है जिसमें ये प्रोविजन मेंशन किया गया था कि फ्री लीगल एड टू द पोर अंडर DPSPs? तो ये किस में आया था? ऑप्शन ए 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1947, ऑप्शन बी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ऑप्शन सी 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एंड ऑप्शन डी दैट इज 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इसका आंसर रहेगा। अब मुझे आप लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके 30 आउट ऑफ 30 में से कितने मार्क्स आए हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं मैं, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ थोड़ी सी और ब्रीफिंग कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं देखूं, DPSP जो है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, आर्टिकल 36 टू 51 तक ही आते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको नोवेल फीचर भी कहते हैं, नोवेल फीचर भी कहते हैं। अब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और जो फंडामेंटल राइट है, इन दोनों को अगर देखें तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी टर्म आती है फिलोसफी, क्या बोलते हैं इसको, फिलोसफी एंड सोल ऑफ इंडियन, फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद ये नॉन जस्टिकेबल इन नेचर है, नॉन जस्टिकेबल इन नेचर है, ये भी आता है। उसके बाद ये क्या करता है, कंसेप्ट प्रमोट करता है वेलफेयर स्टेट का, वेलफेयर स्टेट का ये कंसेप्ट जो है वो लेके चलता है हमारा जो DPSPs हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, ये वाली चीज़ें आनी ही आनी है। फंडामेंटल और DPSPs की अगर बात करूं, फंडामेंटल राइट जो हैं वो नेगेटिव इन नेचर हैं और DPSP जो हैं वो पॉजिटिव इन नेचर हैं, ये जस्टिकेबल हैं, नहीं ये नॉन जस्टिकेबल हैं, ये चीज़ें हैं। अगर कोर्ट आर बाउंड टू डिक्लेयर लॉ वायलेशन फंडामेंटल राइट के तरीके से कर सकता है, लेकिन इसको नहीं कर सकता है, ये भी है। ये जो फंडामेंटल राइट है ये लीगल सैंक्शन में डील करता है, ये मॉरल सैंक्शन में डील करता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इतना आई थिंक सफिशेंट है। अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी आपको इस लेक्चर की DPSP में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं और भी इसका एक पार्ट 2 भी लाऊंगा। इसके ऊपर पहले भी एक बन चुके हैं काफ़ी सारे, तो आज इतना आई थिंक सफिशेंट है आपके लिए। सो आज जो 18 अक्टूबर वाला 2024 वाला जो लेक्चर है इसको मैं यहीं सम अप करता हूँ। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, ये MCQ सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।